हेलो गाइज, योर वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने पूरी इंडिया को ऑक्यूपाई किया एंड दे टर्न रूलर फ्रॉम द ट्रेडर। और बात करेंगे उसकी स्ट्रेटेजीज़ की, जिससे उसने इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की 1/4 टेरिटरी को जीता और इसलिए कहा जाता है कि सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नेवर सेट्स। गाइस, इस लेसन में हम बात करेंगे 1757 से 1857 तक की सभी मेजर वॉर्स की, लाइक द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, एंग्लो अफगान वॉर एंड एंग्लो नेपाल वॉर की। ये लेसन 3 पार्ट्स में अवेलेबल होगा, जिसका ये पहला पार्ट है। ये लेसन बायलैंग्वेज होगा, यानी इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा, जिससे दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ पाए। This lesson is presented by me, Simarjeet Singh Chhabra, an ardent learner educator. To make this kind of video, it takes lots of effort, and you can simply appreciate me by clicking the like button and subscribing my channel, and also share with your friends. In this way, you can support and promote us to make such a awesome lesson. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे एंड ऑफ मुगल एम्पायर की, मर्केंटिलिज्म की, अराइवल ऑफ यूरोपियंस की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द यूरोपियन कंपनीज की, एंग्लो फ्रेंच या कर्नाटिक वॉर की, क्लैश बिटवीन द बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की, बैटल ऑफ प्लासी की, पपेट नवाब ऑफ बंगाल की, बैटल ऑफ बक्सर की एंड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल की। लेट 17th सेंचुरी तक मुगल इंडिया की सबसे बड़ी पावर थे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर औरंगजेब इन द 1707 एक पावर वॉइड बन गया, और जिसके कारण कई नई पावर्स इमर्ज हुई और साथ ही शुरू हुआ इनके बीच का पावर स्ट्रगल। अल्टीमेटली ब्रिटिश इसमें विक्टर बन के उभरे। बिकॉज लेटर मुगल रूलर इतने काबिल नहीं थे, इसलिए मुगल गवर्नर्स ने अपने इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे बंगाल के मुर्शिद कुली खान। मुगल सिर्फ पावर सिंबल बन के रह गए थे, मगर उनकी ये पोजीशन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, एंड विद द एंड ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द 1857 लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को भी एब्डिकेट कर रंगून भेज दिया गया, वेयर ही गॉट द पैथेटिक डेथ। बाय द लेट 15th सेंचुरी, आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स, यूरोप से इंडिया का सी रूट डिस्कवर हो चुका था, जो कि अब तक रिस्ट्रिक्टेड था। इससे पहले इंडियन गुड्स की सप्लाई अरब्स के थ्रू होती थी, एंड यूरोप में इंडियन गुड्स लाइक फैब्रिक एंड स्पाइसेस की डिमांड भी बहुत अच्छी थी, हैंस दे वर वांटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिया। 15th सेंचुरी से मर्केंटिलिज्म का दौर शुरू हो चुका था। यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एंटरप्राइजेस को मोनोपोली राइट देकर अलग अलग कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिया। इन एंटरप्राइजेस का एम था चीप रेट पर रॉ मटेरियल परचेज करके उससे प्रोडक्ट बनाकर हाई रेट पर बेचना एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। इसके लिए उन्हें ज़रूरत थी कॉलोनी की, और ऐसी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, और ऐसी एक एंटरप्राइजेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी। So first European country which arrived in India was Portugal। वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर था, 1498 में इंडिया आया था। जब वह कालीकट पे पहुंचा तो किंग जमोरियन ने इसका स्वागत किया। They captured Cochin, Goa and Daman Deep and established their trade and remained in their control till the 1961। The second country which arrived in India was Netherlands or Holland in 1602, called Dutch East India Company। Dutch East India Company ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्टैब्लिश की थी। इन द बैटल ऑफ बेडेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द डच, और इसी के साथ ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जिस्टेंस इंडिया में ख़त्म हो गया। ऑन 31 दिसंबर 1600, क्वीन एलिजाबेथ I, who was the monarch of England, issue a रॉयल चार्टर, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का सोल राइट मिल गया था। मींस और कोई इंग्लिश कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I, अब कंपनी को ज़रूरत थी इंडियन एम्परर की परमिशन की, एंड एट द टाइम मुगल एम्परर जहांगीर इंडिया के रूलर थे। इन 1608 कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आए, एंड 1613 में उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली। इन 1615 से टॉम स्ट्रॉ, जो कि किंग जेम्स I के एम्बेसडर थे, इंडिया आए टू गेट परमिशन टू स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट इज डेनमार्क। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इंडिया आई। दे स्टैब्लिश देयर फर्स्ट सेटलमेंट इन 1620 बट ड्यू टू ब्रिटिश इन्फ्लुएंस उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। And finally, French arrived in India in 1664 and established a company named Compagnie des Indes Orientales। सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, मुझे फ्रेंच नहीं आती। पहली फ्रेंच फैक्ट्री फ्रैंकोइस कैरॉन ने 1668 में सूरत में इस्टेब्लिश की थी। फ्रेंच आर द आर्क एनिमी ऑफ ब्रिटिश। इनकी जो बैटल है वो इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में चल रही थी एंड फ्रेंच ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा बैरियर था। इस मैप के थ्रू हम यूरोपियन कंट्रीज़ के आने का सीक्वेंस देखेंगे। इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस यूरोपियन कंट्री ने किस जगह से एंड किस ईयर में ट्रेड स्टार्ट किया था। सो पोर्चुगीज़ ने कोचिन से 1498 में, डच ने पुलिकेट से 1595 में, ब्रिटिश ने सूरत से 1608 में, डैनिश ने ट्रैंक्यूबर से 1616 में एंड फ्रेंच ने पौंडीचेरी से 1664 में ट्रेड स्टार्ट किया था। जैसा कि सारी कंट्रीज सेम कम्युनिटी में डील कर रही थी और इनका मार्केट भी ऑलमोस्ट सेम था, सो इट क्रिएट अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग देम। इस कंपटीशन से निकलने के लिए दे स्टार्टेड सिंक ईच अदर शिप विच लीड द फियर्स बैटल अमंग देम एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज अ विक्टर। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करनी थी तो इसलिए उसे यूरोपियन कंट्रीज़ को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी था। इसमें सबसे बड़ा बैरियर था फ्रेंच और इंग्लिश के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना था एंड ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली कॉज बनता है कर्नाटिक वॉर का। एंग्लो फ्रेंच वॉर को कर्नाटिक वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली कर्नाटिक रीजन में हुई थी। इसमें डिसिसिव बैटल थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। इसके बाद फ्रेंच कंट्रोल केवल पौंडीचेरी एंड चंदन नगर तक ही लिमिटेड रह जाता है। इस बैटल में फ्रेंच ट्रुप्स को लीड कर रहे थे काउंट डे लैली और इंग्लिश ट्रुप्स को लीड कर रहे थे सर एर कूट। इस बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। अब हम पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के सबसे प्रॉस्परस रीजन बंगाल को ऑक्यूपाई किया। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्री, कंपनी ने ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को वहां बुलाना और सेटल करना शुरू कर दिया और साथ ही सिक्योरिटी के नाम पे फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 years कंपनी को 3 विलेजेस सूतानुती, कालीकता एंड गोविंदपुर का जमींदारी राइट भी मिल जाता है एंड दिस कालीकता इज लेटर नोन एज कोलकाता। इन 1717 मुगल एम्परर फारूक शाह ने कंपनी को सिर्फ 3000 रुपीज़ एनुअल पेमेंट के बदले ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दे दिया। इस तरीके से बंगाल में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो गई और ये आगे जाके कारण बना बैटल ऑफ प्लासी का। बंगाल की हिस्ट्री में कुल 3 पावरफुल इंडिपेंडेंट नवाब हुए थे। फर्स्ट थे मुर्शिद कुली खान हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, सेकेंड थे अली वर्दी खान और थर्ड था उनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। और इनमें से किसी के भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। अनडाउटेडली सिराजुद्दौला एक ब्रेव नवाब थे मगर उनमें डिप्लोमेसी एंड एक्सपीरियंस की कमी थी और वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। अली वर्दी खान की डेथ के बाद कंपनी ने बंगाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और साथ ही फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन और उस पर गन्स एंड कैनन्स लगवाना अलार्मिंग साइन था सिराजुद्दौला के लिए। सिराजुद्दौला वॉर्न कंपनी की वो फोर्टिफिकेशन ना करे, स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे एंड ड्यू रेवेन्यू को पे करे, जिससे बंगाल को ट्रेमेंडियस रेवेन्यू लॉस हो रहा था। कंपनी के इन शर्तों को न मानने पर सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार सिचुएटेड फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया और ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण व्हाइट म्यूटिनी हुई। देन ही मूव टुवर्ड्स द कोलकाता। बैटल ऑफ प्लासी का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जर्नी सिविल सर्विस से स्टार्ट की थी और बाद में वो मिलिट्री सर्विस में आया। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्लर्क। क्लाइव वॉज अ गुड डिप्लोमेट। उसने अपनी कूटनीति के कारण ही 3000 सोल्जर्स की फोर्स के साथ सिराजुद्दौला की 50,000 सोल्जर्स की फोर्स को हराया। मगर वो रूथलेस, ग्रीडी, करप्ट एंड सोशियोपैथ भी था who looted the massive wealth from India and started living a lavish life in England। मगर कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। On 22 November 1774 Clive committed suicide at his home in London। बैक टू बैटल ऑफ प्लासी। जैसे ही कलकत्ता सीज की खबर मद्रास पहुंची, कंपनी ऑफिशियल ने रॉबर्ट क्लाइव को 3000 सोल्जर्स की फोर्स के साथ बंगाल भेज दिया। क्लाइव न्यू वेरी वेल कि इतनी छोटी फोर्स के साथ वो नवाब ऑफ बंगाल की 50,000 सोल्जर्स वाली फोर्स को नहीं हरा सकता। सो ही प्लॉट अ कॉन्स्पिरेंसी एंड जॉइन हैंड विद द मीर जफर। मीर जफर जो सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर इन चीफ था।
एंड रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस हिम आफ्टर विनिंग द वॉर उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी बंगाल में एक पपेट नवाब चाहती थी जो उन्हें मनमानी करने दे। इस तरह मीर जफर गेट रेडी टू बिट्रे सिराजुद्दौला। इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में नवाब के और भी ट्रस्टेड लोग मिले हुए थे, जैसे राय दुर्लभ, यार लुत्फ, ओमी चंद जो कि एक मर्चेंट था, एंड जगत सेठ जो कि एक बैंकर था। ऑन 23 जून 1757 दोनों आर्मीज प्लासी के बैटलफील्ड पे मिली। ये दिन पूरे भारत का भाग्य बदलने वाला था। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 सोल्जर्स, 40 कैनन और 10 वॉर एलिफेंट वाली माइटी आर्मी थी, और दूसरी तरफ 3,000 सोल्जर्स वाली रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश आर्मी थी। सो एनीवन कैन जज की जीत तो सिराजुद्दौला की ही होनी थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। 2 कारणों से 11 घंटे चली इस वॉर में सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गए। The first reason was traitor Mir Zafar, who controlled the force of 45,000 soldiers. ये 45,000 soldiers बैटल में लड़े ही नहीं। तो आप सोचिए कि 45,000 soldiers की फोर्स सिर्फ बैटल फील्ड में खड़ी है और नवाब उन्हें बार बार लड़ने के लिए कह रहे हैं, मगर वो कुछ भी नहीं कर रहे। द सेकेंड रीज़न वॉज अनएक्सपेक्टेड रेन। जी हाँ, अगर उस दिन बारिश नहीं आई होती तो शायद भारत 200 साल के लिए गुलाम नहीं बनता। इस बारिश में नवाब की सारी आर्टिलरी भीग गई और उसे लगा कि सेम थिंग ब्रिटिश आर्मी के साथ भी हुई होगी, मगर ऐसा नहीं था। ब्रिटिश आर्मी अपने साथ त्रिपाल लेके आई थी। और फिर क्या था, कुछ ही घंटों में बैटल खत्म हो गई और ब्रिटिश फोर्सेस ने बंगाल आर्मी को बुरी तरह से हराया। सिर्फ 22 डेथ के साथ ब्रिटिश वॉर जीत गए। सिराजुद्दौला बैटलफील्ड से भाग निकले, मगर बाद में उन्हें पकड़कर असैसिनेट कर दिया गया। तो क्या बंगाल की फोर्सेस की तरफ से कोई नहीं लड़ा था? तो जी नहीं, फ्रेंच अलाइज एंड 2 बहुत ही फेथफुल एंड ब्रेव कमांडर मीर मदन खान एंड दीवान मोहनलाल बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े थे एंड गॉट द मार्टरडम। इस तरह बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी एंड कारण बना इंडिया की 200 साल की गुलामी का। After that, Robert Clive became the governor of Bengal and he started the dual system of administration. We will talk about it later. And Mir Zafar became the Nawab of Bengal. मीर जफर के नवाब बनते ही कंपनी ऑफिशियल ने बंगाल को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, बट फिर भी मीर जफर कंपनी की एवर इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पपेट नवाब को भी लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए एक पब्लिक इमेज मेंटेन करनी होती है, बट कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो दे रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम, जो कंपनी का पपेट नवाब तो बिल्कुल नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड टू फ्री बंगाल। अब बंगाल के नए नवाब थे मीर कासिम एंड मीर कासिम ने कंपनी को 3 डिस्ट्रिक्ट बुर्दवान, मिदनापुर और चिटागोंग की जमींदारी राइट दे दिए। In order to avoid the interference of company, मीर कासिम shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर। साथ ही मुंगेर आते ही उसने कंपनी को दी जाने वाली सारी प्रिविलेज बंद कर दी और लोकल ट्रेडर और कंपनी को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इससे कंपनी सरप्राइज एंड अलर्ट दोनों हो गई थी। इस तरह बैटल ऑफ बक्सर का प्लॉट तैयार हुआ। देन मीर कासिम फॉर्म अ 3-party अलायंस विथ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, नवाब ऑफ अवध सूजा उद्दौला। डोंट बी कंफ्यूज विद द सिराज उद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। ये नवाब ऑफ अवध है। On 22 October 1764, combined armies of these 3 rulers faced the British army led by the Hector Munro at the battlefield of Buxar. बट इन 7 सालों में यानी 1757 से 1764 तक कंपनी ने ब्रिटिश फोर्सेस को काफ़ी वेल ट्रेंड एंड एडवांस बना दिया था, जिससे इन तीनों रूलर्स की कंबाइंड फोर्सेस भी ब्रिटिश आर्मी को नहीं हरा पाई एंड ब्रिटिश बिकेम द विक्टर ऑफ दिस बैटल। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी गॉट द राइट ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मीर जाफर को वापस बंगाल में एज ए नवाब रीइंस्टॉल कर दिया गया। बंगाल में ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया, बट मीर जाफर की डेथ के बाद इन 1772 उसे भी बंद कर दिया गया। सो ये ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था क्या? सो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश साइन अ ट्रीटी कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी या रेवेन्यू राइट मिल गया था। मगर कंपनी निजामत या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि कंपनी को अर्निंग चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल। इस सिस्टम में कंपनी के पास दीवानी या रेवेन्यू राइट थे एंड नवाब के पास निजामत या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थे, बट रियल पावर कंपनी के पास ही थी। ये सिस्टम 1765 में शुरू हुआ और 1772 में मीर जाफर की डेथ तक चला। इसके बाद बंगाल में कोई नवाब नहीं बना और अब बंगाल पर कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था।
अब हम बात करेंगे नोबोब्स की। नोबोब्स एक्चुअली एक इंग्लिश वर्जन है नवाब का। एक्चुअली सारे नहीं, बट जो ब्रिटिश ऑफिशियल बंगाल से मैसिव वेल्थ इंग्लैंड ले गए थे, लाइक रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ पे नवाबों जैसी लेविश लाइफ जी रहे थे, वहाँ के लोकल्स उन्हें नोबोब बुलाते थे। सो गाइज, इस पार्ट में इतना ही। रेस्ट ऑफ लेसन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।